हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने फिस्कल पॉलिसी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देखा है, ठीक है। आप उसको एक बार वीडियो को देखो और आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं आप वो एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको लगेगा कि कितने प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने हर एक टॉपिक को कवर किया है और अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी से पढ़ेंगे, मतलब ये सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अगर किसी भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के बिना वो क्वेश्चन फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। क्या है ये? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एकदम लेमन तरीके से पहले आपको समझना है कि ये है क्या। बेसिकली मॉनेटरी इज़ नथिंग, इट इज़ मनी। ऐसा समझ, ये क्या है? पैसा, ठीक है। और ये पॉलिसी क्या है? पॉलिसीज जस्ट आप कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना, ठीक है। पॉलिसी क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, या कहो कि कैसे हम इस पैसे को आगे सारे प्रॉपरली यूज़ करें, तो उसको जो देखते हैं दैट इज़ पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी मतलब मनी। कौन सा मनी? जो कहाँ है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में मतलब जो रोटेट हो रहा है। तो इकोनॉमी में जो मनी है वो बेसिकली क्या है? 3 जगह रहता है। कहाँ कहाँ? बैंक, दूसरा हमारे और आपके पास, और तीसरा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। जो हमारे इकोनॉमी का पैसा है वो कहाँ है? इसी 3 जगह पर, ठीक है। तो मतलब अगर ये मान लो बैंक के पास 100 रुपया, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 50 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 170 रुपीज़। तो हम लोग क्या कहेंगे? यही क्या है? हमारा इकोनॉमी में यही मनी है जो सप्लाई हो रहा है, मतलब जो चेन में ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से, या इसको क्या कहते हैं, सर्कुलेट हो रहा है। हमारी इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये मान लो हमारे मनी में हमारी इकोनॉमी में 170 रुपया, हमेशा ये 170 रुपया ही रहेगा। तो फिर क्या था, हमको इस पॉलिसी की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास पता है कि ये इतना रुपया है, ये सर्कुलेट होता रहा है, ये एक सर्टेन जगह पर इतने पैसे का यूज़ है। वो अगर मतलब क्या कहूँ कि बैलेंस्ड काइंड ऑफ है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये 170 रुपया ग्रेजुअली टाइम के साथ क्या है? इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। कैसे होता रहता है? न्यू नोट्स, हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ साथ न्यू नोट्स भी प्रिंट करते हैं। क्या है? इकोनॉमी में कुछ ब्लैक मनी भी आता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, आप ऐसे कहो कि न्यू नोट्स हो गए एक, हाँ मतलब इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ही को। जैसे फेसबुक, इसने इन्वेस्ट किया कहाँ? इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? न्यू सप्लाई है, जो कहाँ? हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, मतलब नया पैसा आ रहा है ये हमारी इकोनॉमी में। तो हमारा इकोनॉमी का स्टॉक क्या था पहले? 170 रुपये का, मतलब हम लोग भाई 170 रुपये में ही सीमित थे। लेकिन क्या हुआ? नए नए समय के साथ नया इन्वेस्टमेंट आया, ब्लैक मनी भी कुछ आया, सर्कुलेट होना शुरू हुआ, और कुछ न्यू नोट्स भी हम लोग प्रिंट किए। तो ऐसे करके मान लो हमारा स्टॉक जो है ये क्या हो गया? 500 रुपीज़ था, ठीक है। ऐसे समझो, सिंपल एकदम तरीके से समझो कि ये कोई ऐसे करके गांव है एक, वहाँ से नदी है, नदी में पानी बह रहा है, ठीक है। ये गांव जो है और इसमें जो पानी है ये हमेशा मान लो कांस्टेंट रहता है। ये पानी ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। लेकिन अगर ये नदी कोसी नदी है, ठीक है, कोसी रिवर है जो बिहार में यहाँ फ्लो करती है, पूर्णिया में, भागलपुर पूर्णिया इधर, तो ये क्या है? कोसी अगर रिवर है तो वो क्या होगा? वो कोसी रिवर हमेशा क्या है, टाइम के साथ इसमें पानी बढ़ेगा और फिर घटेगा, और ये क्या है, बाढ़ लाएगी इस एरिया में। तो जब बाढ़ आएगा तो हमको प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। मान लो ज़्यादा आ गया तो दिस इज़ क्या है? दिस इज़ लाइक बाढ़, कि रिवर में ज़्यादा आ गया, मतलब ज़्यादा पैसा आ गया। तो उस जब ज़्यादा पैसा आ गया तो उसको अगर आप ऐसे छोड़ दोगे, नहीं कहते हैं कि किसी को बहुत पैसा हो जाए तो पागल हो जाता है, तो मतलब पागल इन द सेंस कि उसको पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या खर्च करना है, कैसे उसको बचाना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए, चेक करने के लिए क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया, ठीक है। और ये कौन चेक करती है? आरबीआई,
ये काम किसका है? आरबीआई का। क्या करना कि देखना कि ये जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है उसको हम कैसे स्टेबल, मतलब क्या पॉलिसी लगाएं कि हमारा जो है इकोनॉमी स्टेबल रहे, स्थिरता से आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो दिस इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो हमारे इकोनॉमी में जो मनी है और जो और पैसा हमारा स्टॉक मान लो बाहर से आ रहा है, तो उसको क्या करना? रेगुलेट करना। कौन करता है? आरबीआई, एंड दैट रेगुलेशन इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बोले कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, हम लोग एक जनरलाइज्ड समझ लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी के डिफिनेशन की, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी टूल, जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसको? द स्टॉक ऑफ मॉनेटरी सप्लाई इन इकोनॉमी। या इतना लेंदी नहीं, इसको मतलब छोड़ो, ऐसे समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ लाइक मॉनेटरी इज मनी, और कौन सा मनी? जो हमारी इकोनॉमी में, और जो एक्सेस मनी है। और पॉलिसी इज मतलब एक प्लान को या एक टूल को हो। ठीक है, मतलब कि आरबीआई जो इस एक्सेस अमाउंट को या जो अमाउंट है हमारे इकोनॉमी में, उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। और कैसे रेगुलेट करती है? टूल्स से। टूल्स मतलब हथियार। मतलब मान लो बाढ़ आ गया, तो बाढ़ के लिए हथियार यूज़ करते हैं हम लोग। सैंड भरते हैं एक इसमें बोरे में और उसको डालते हैं ताकि, या पत्थर डालते हैं कॉर्नर पे ताकि वो मिट्टी का कटाव कम हो। तो वो क्या है? डिफरेंट टूल्स है। आपको कोई काम करना है, हथौड़ा चलाना है, ये तो ये क्या है? टूल्स है। उसी तरह आरबीआई के पास भी टूल्स है। वो क्या है? क्या करता है? उस टूल से सब चीज़ को स्टेबल रखता है। तो किसको स्टेबल रखता है? हमारे इकोनॉमी में जो सप्लाई है किसका? मनी का। तो किससे आरबीआई उसको देखती है या उस पर काबू रखती है? तो वो टूल्स है। ठीक है, तो आरबीआई जो है टूल से मनी सप्लाई जो है, जो स्टॉक ऑफ मनी है इकोनॉमी में, उसको रेगुलेट करती है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? किसको? स्टेबिलिटी, मनी को। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये आपको सिर्फ डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये जानना है कि व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, अगर मेंस की बात हो तो मेंस में आपको पूछ दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि आरबीआई जो है हथौड़ा लगा के जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कारण है, क्यों कर रही है ऐसा। तो उसके लिए सबसे पहला जो कारण है वो क्या है? क्या करने के लिए? प्राइस को स्टेबल करने के लिए। मैंने बताया स्टेबिलिटी के लिए, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि एक टूल्स है उसके पास जिससे कि पैसे को सर्कुलेशन को चेक करती है। और वो क्यों करती है? द मेन रीज़न बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज़ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस की स्थिरता, या इसको कहते हैं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को क्या? कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्या है ये इन्फ्लेशन? इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस राइज। दो चीज़ एकदम ऐसे, बस इतना से याद रखना है। कोई अगर आपको बोले व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, तो दो चीज़ बोलिए, प्राइस राइज और दूसरा डिप्रिसिएशन इन मनी वैल्यू। आपका जो मनी है, जो पैसा है, उसका वैल्यू घटना, ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। कैसे? अभी आप देखो, $1 इज इक्वल टू था कितना? 72 रुपीज़। अभी $1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 82 रुपीज़। मैंने फिजिकल पॉलिसी में भी इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। अभी क्या हो गया? 82 रुपीज़। पहले क्या था? 72। मतलब अमेरिका का एक आदमी पहले आपके यहाँ आता था, अगर $1 लेके, तो आप उसको अपना 72 रुपया देते थे। ठीक है, 72 रुपीज़ देते थे। अब कितना देने लगे? 82 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिक्का है, मतलब ये कॉइन्स है मान लो, ठीक है, लेट्स से कि हम लोग डील करते हैं सिर्फ कॉइन्स में,
तो आप 72 कॉइन्स देते थे, अब कितना कॉइन्स देना पड़ रहा है? 82। मतलब हर एक कॉइन का वैल्यू क्या है, वो घट गया। इसको और तरीके से समझो कि पहले अमेरिका का आदमी आता था तो 1 कप चाय आपके यहाँ पीता था, तो उसमें आप 72 शुगर के वो मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है वो उसमें उसके चाय में ड्रॉप करते थे। ठीक है, तो उसको क्या होता था? मिठास मिलता था। क्या होता था? उसका चाय मीठा हो जाता था। अब फिर वही अमेरिका का एक आदमी आया और आपके यहाँ फिर चाय पीने के लिए बैठा। अब आपको 72 के जगह कितना पार्टिकल्स देना पड़ रहा है? 82। और तब जो यहाँ पर m मिठास मिला था, यहाँ पर m मिठास उसको मिलेगा। इसका मतलब कहने का क्या कि आपका जो शुगर था, शुगर पार्टिकल्स का जो स्वीटनेस का जो उसका जो कंसिस्टेंसी था, जो वो मीठा कर सके किसी चीज़ को, वो क्या है? घट गया। उसका वैल्यू क्या है? घट गया। जो एक पार्टिकल का वैल्यू था वो क्या हो गया? अब डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो मतलब आपका जो शुगर पार्टिकल्स है उसका वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज़ कर गया। वही क्या है? डिप्रिशिएशन। कि आपके जो मनी का है वो मनी क्या हो गया? आपका वैल्यू मनी का घट गया। अब $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़ हो गया। तो इसलिए आपका वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। तो इसी चीज़ को आरबीआई क्या करती है? कंट्रोल करना चाहती है। और वो कैसे कंट्रोल करती है? अपने टूल्स से। और इसी कंट्रोलिंग ऑफ दिस ऑल थिंग्स यूजिंग द टूल्स ऑफ आरबीआई इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। वो टूल्स क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। वो हम लोग इसको डीप में स्टडी करेंगे। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहला चीज़ कि प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी यही है ना कि आपका जो वैल्यू है मनी का वो स्टेबल है। आज पता चला 72 रुपया, फिर 82, फिर कल को 100 रुपया हो जाए, तो मतलब आपका मनी का वैल्यू क्या है? डिक्रीज़ करेगा। तो ऐसे भी समझो। इससे इधर क्या इम्पैक्ट? ये प्राइस स्टेबिलिटी मतलब आप 1 किलो सरसों का तेल खरीद रहे थे 200 रुपये में, अब 1 किलो का तेल जो है ये आपको क्या हो गया? 210 रुपया। मतलब वैल्यू जो था वो जो रुपीज़ का वो क्या हो गया? डिक्रीज करने लगा, डिप्रिसिएट करने लगा। तो प्राइस स्टेबिलिटी रहा क्या? नहीं रहा। अब मान लो ये बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट, फिर 240 रुपये सरसों हो जाए, फिर 260 रुपये, 270 रुपये, तो क्या होगा? उसके बाद लोग क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा, मतलब तो क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइस को स्टेबल, इसी चीज़ को स्टेबल करता है कौन? आरबीआई। किससे? अपने मॉनेटरी पॉलिसी में। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? कि आप प्राइस को स्टेबल कीजिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखिए। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज, मतलब सामान जो है उन सब का प्राइस में राइज हो जाना, प्राइस बढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, और दिस इज प्राइस स्टेबिलिटी। ये क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव? ग्रोथ। अब देखो, ऐसा नहीं हो जाए कि आरबीआई कंट्रोल करने के लिए क्या करे, मतलब इतना ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन बढ़ा दे कि हमारा इकोनॉमी जहाँ है वहीं रह जाए और डाउनफॉल में चला जाए। तो वो भी हम लोग को पॉसिबल नहीं है। उस मतलब पॉसिबल मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है उसका भी। तो हम लोग के लिए सेकंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट? ग्रोथ। मतलब आप ऐसा टूल्स लगाओ और ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा आप काम करो जिससे कि आपका प्राइस स्टेबिलिटी भी और तो ग्रोथ भी बढ़े। ठीक है, तो वो क्या हो? आपके इकोनॉमी का ग्रोथ भी बढ़े। ठीक है, और ये कैसे बढ़ेगा? इसको कैसे? ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ को बढ़ाना। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है ग्रोथ का? आरबीआई को। तो कैसे बढ़ाएगा? मान लो अभी देखो समय, मतलब कोविड का टाइम आया। ठीक है, 1000 रुपये की कंपनी थी, वो क्या है? 1000 रुपये की कंपनी थी, वो क्या कर रही थी? मार्केट में उसका पैसा रोटेट हो रहा था और ये क्या कर रही थी? 1000 रुपये से अपना काम कर रही थी, लोन में पैसा दे रही थी, कुछ कमा भी रही थी, तो कहीं इन्वेस्ट भी कर रही थी, कहीं लोन भी चुका रही थी, इंटरेस्ट पे भी कर रही थी। लेकिन कोविड क्या हो गया? एकदम से इसके कंपनी को बिठा दिया, मान लो बंद हो गया कंपनी, तो उसका मार्केट में पैसा रोटेट नहीं होने लगा। लेकिन इसका जो लाइबिलिटीज़ था वो क्या है? वो तो बड़ा ही रह गया। जो इसका लाइबिलिटीज़ था, जो ये बैंक से लोन लेके इसने जो स्टार्ट किया था अपने कंपनी को, तो बैंक को तो पैसा देना है इसको, इंटरेस्ट तो ये पे कर रहा है, जो उसके कर्मचारी हैं उसको भी पैसा दिया जा रहा है।
तो इसका जो 1000 रुपये का था, जो सर्कुलेट होके धीरे धीरे 1005 हो रहा था, जिसमें ये 3 रुपया खर्च करके 2 रुपया इसको बच रहा था। अब वो 1000 का तो 1000 है इसके पास, जब कोविड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, इसके पास अमाउंट कितना था पैकेट में, 1000 रुपया। अब इसको इसी 1000 रुपये से ये सर्कुलेट होना बंद हो गया, ये 1000 सर्कुलेट होना बंद हो गया, इसका इनकम बंद हो गया, लेकिन इसका जो एक्सपेंडिचर है वो तो खड़ा ही रह गया। इंटरेस्ट इसको EMI देना ही है, अपने कर्मचारियों को पैसा देना ही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे पता चलेगा इसका जो ये 1000 रुपये जो पूंजी है वही खाने लगेगा, ये इसी से डिक्रीज होने लगेगा, ये 900, 800, 700 ऐसे करके। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कंपनी जो एक चल रहा था वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो कंपनी बंद हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो उस केस में क्या करती है RBI, जैसे कोविड का टाइम है तो RBI कहती है कि पैसे को फ्लो करो मार्केट में। RBI की क्या की, मतलब अपने रेट को, इंटरेस्ट आगे बताऊंगा मैं, बैंक रेट को डिक्रीज़ कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए बैंक के पास। और बैंक के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा, बैंक इसको फिर से लोन देगा और बोलेगा कि चलो अभी कोविड का टाइम था तो इतना कुछ छोड़ दो, थोड़ा सस्ते में लोन दो, ये सब करेगा ताकि क्या रहे, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वो बना रहे, इस पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि RBI जो अपने मॉनेटरी टूल्स लगा के कंट्रोल करती है हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी मनी को, तो वो इस तरह से कंट्रोल ना कर दे कि हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। तीसरा चीज़ क्या करता है, बैलेंस करता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। मतलब आप मान लो कमा रहे हो, वो सिंपल है, आप मान लो कमा रहे हो, ऐसा समझो, ठीक है, आप कमा रहे हो 100 रुपया, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पता चला एक गोभी मिल रहा है 50 रुपये का, तो आपको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले खाना खाना जीने के लिए। ठीक है, लेट से एक छोटा सा एग्जांपल, खाना खाना। तो आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए आपको वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ऑयल्स की ज़रूरत है, आप वो परचेज़ करोगे। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो गया, ठीक है, तो आपके पास जो पैसा है, मान लो पहले 50 रुपये में आपका एक दिन का खाना हो जाता था, अब क्या है वो खर्च आपका 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 80 रुपया हो गया, तो वो क्या हो गया आपका, अल्टीमेटली सेविंग्स क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। आपके जो FDs थे वो आपको तोड़ के क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेविंग्स को ये क्या करता है, बैलेंस करता है कि इतना ज़्यादा प्राइस राइज नहीं हो जाए कि मेरा जो सेविंग्स है इकोनॉमी का वही ख़त्म हो जाए। इकोनॉमी का सेविंग्स मतलब क्या है, लोगों का। दूसरा चीज़ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी बैलेंस करता है। मतलब क्या है, मान लो हमको 100 रुपये का ज़रूरत है, क्या है, एक कंपनी बैठाने के लिए। ठीक है, अब RBI इतना ही इन्फ्लेशन को खींच ली, मतलब टाइट कर दी, इतना ही कम पैसा फ्लो करना स्टार्ट की मार्केट में, मतलब कि लोगों को लोन देना इतना कम कर दी। कैसे कम कर देगी RBI डायरेक्ट बांटती नहीं है लोन। RBI डू नॉट डील विद द कस्टमर्स डायरेक्टली, पैसा बैंक, अदर कमर्शियल बैंक ही देते हैं, लेकिन RBI क्या करती है, सारा चाबी RBI के हाथ में। वो क्या करेगा, बैंक रेट को बहुत बढ़ा देगा। जब बैंक रेट बहुत बढ़ा देगा तो क्या होगा कि जो व्यापारी है, जैसे हम मान लो एक व्यापारी है, हम क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको EMI ही इतना ज़्यादा भरना पड़ेगा कि मेरा इनकम होगा ही नहीं कुछ। तो उस जगह पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा। मतलब मेरे पास 100 रुपया था और हमको कोई कंपनी लगाना है 500 रुपये का, तो 400 रुपया तो हम बैंक से लेंगे। पता चला वो 400 रुपये लेने के लिए इतना हमको अपना घर बेचना पड़ जाए, मतलब ऐसा वो टाइट कर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई कर दिया, तो हम उसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे। जो हमारा 100 रुपया है उसको भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको भी देखने का काम, इसको भी बैलेंस रखने का काम किसका है, RBI का। ठीक है, और चौथा स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट अभी जो मैंने बताया आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसा समझो 1 रुपया, $1 72 रुपये, $1 82 रुपीज़, दिस इज़ एक्सचेंज रेट। अगर हम जाएंगे मार्केट में, ठीक है, हम लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें पता है हम लोग को जो पैसा देना पड़ता है वो इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स। ठीक है, डॉलर के फॉर्म में। अभी जैसे कुछ दिन पहले अभी यूक्रेन रशिया वाली लड़ाई चल रही थी, तो सब कंट्रीज़ 2 पार्ट में जा रहे थे। तो रशिया ने क्या बोला कि चलो हम इंडिया को जो ऑयल सप्लाई करेंगे वो इंडियन करेंसी में पैसा ले लेंगे, मतलब ऐसे करके मान लो बोला। तो इसका मतलब क्या है कि हमको डॉलर्स का ज़रूरत नहीं है, डॉलर्स ज़रूरत नहीं है, तो हमारा क्या होगा, एक्सचेंज रेट, हमको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जाएंगे, क्यों जाएंगे अमेरिका के पास कि हमको भाई इतना डॉलर दे दो, या कहीं से हम एक्सचेंज क्यों करेंगे,
डायरेक्ट अपना मनी को देंगे तो हमारा मनी क्या होगा, उससे स्ट्रांग होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो क्या है, इस एक्सचेंज रेट को हम लोग को क्या करना है, पहले 1 से 72, 1 से 82, 1 से 92 नहीं हो जाए तुरंत, मतलब एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा नहीं फ्लक्चुएट कर जाए, अनस्टेबल नहीं हो जाए, तो वो भी काम किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का है। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, किसको, एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो ये क्या है, 4 उसके ऑब्जेक्टिव्स है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स क्या है, एक्सपेंशनरी, और दूसरा क्या है, एक्सपेंशनरी, और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी।